कि वो बच्चे पे नजर रखे, अगर उसको पैसे दे रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहा है, अगर वो पैसे मांग रहा है किस चीज के लिए मांग रहा है। अगर बच्चा कहीं हमारे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग थलग रह रहा है, तो उस पर क्यों शुरू करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को नहीं बताते हैं, वो इरिटेबल होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ जाते हैं, उनके खाने पीने का पैटर्न चेंज होता है, अगर वो अच्छे से खाते हैं वो खाना कम कर देते हैं, उनकी नींद का जो पैटर्न है वो, अगर कोई इंसान डिप्रेशन की दवाई ले रहा है वो दिन भर सोएगा, मगर ये सही नहीं है, इसमें किस्म की दवाइयां होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो नींद के लिए होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो डिप्रेशन के लिए जा रहे हैं। सोने के टाइम हमें लैपटॉप या मोबाइल वो यूज नहीं करना है, जो बेडरूम है या सोने का टाइम जो है वो मखसूस होने के लिए रखना है। और दूसरा ये है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिनकी वजह से हमें नींद आए, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो या मेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर कन्वीनर। मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। कश्मीर कन्वीनर के आज के शुमारे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। जी हां नाजरीन, हमारे साथ आज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अबरार गुरु जुड़े हैं। आज कुछ सवालात इनसे करेंगे और जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी यूथ जो है, यंग यूथ, छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, क्या वजूहत है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका ये इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने का। तो जैसे आपने कहा कि जो डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को हो सकता है। तो आज के अगर हम देखेंगे मखसूस बच्चों के लिहाज से, ये जो डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि बच्चों की जो डिमांड्स आजकल है, डिमांड्स इन द सेंस कि उनकी पेरेंट्स की डिमांड, उनकी एकेडमिक्स डिमांड, उनकी अपनी डिमांड्स, वो इतनी ज़्यादा है कि उस पेस के हिसाब से अगर वो ना चले, उस पेस के हिसाब से अगर उनके आउटपुट्स ना हो, उनके रिजल्ट्स ना हो, तो अल्टीमेटली वो एक स्ट्रेस का बाइस बन जाता है। जब स्ट्रेस का बाइस बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लोली एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल जो बच्चों में देख रहे हैं हम, कि जो डिप्रेशन हो सकता है। तो जब यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को लाता है, सबसे पहले आप किस टाइप का ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं? ये सबसे पहले यहाँ हम असेस कर लेते हैं बच्चे को कि बच्चे को क्या तकलीफ है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, क्योंकि उस सीवियरिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो अगर सीवियरिटी इतनी कम है कि बच्चा कोप कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, रियलाइज कर सकता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और चेंज करे अपने आप को, तो हम उनको काउंसलिंग या जो साइकोथेरेपीज हैं उनका ये ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, और यहाँ पे हम उनको करते भी हैं। और दूसरा है, देखते हैं अगर सीवियरिटी ज्यादा हो, कि इतनी ज्यादा सीवियरिटी हो कि बच्चा इस हालत में हो कि वो समझे ना, वो अंडरस्टैंड ना करे, और डिप्रेशन की सीवियरिटी इतनी ज्यादा हो कि वो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में इम्पैक्ट करे, वो उसमें उसको हर्ज करे, कि वो पढ़ाई में हर्ज करे, रिलेशंस में हर्ज करे, तो हम मेडिसिन की हेल्प लेते हैं कुछ देर तक। तो जब तक वो स्टेबल हो जाए, फिर स्लोली वो जो मेडिकेशन है हम स्लोली टेपर डाउन करके बंद कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स की ऐसी भी शिकायत है कि बच्चों को जब हम मेडिसिन देते हैं उसके बाद भी बच्चे जो है नॉर्मल नहीं रहते हैं। क्या रीजन है इसके, क्या लगता है आपको? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रीटमेंट के बावजूद भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, हमें देखना है कि कोई और फैक्टर तो नहीं है जो बच्चे की इंप्रूवमेंट को रोक रहा है। कहीं हम हमारी असेसमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमने इनकम्प्लीट की है, या सोसाइटी में या घर में कुछ ऐसा माहौल तो नहीं है जिसकी वजह से दवाई के बावजूद भी बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। तो जब भी किसी पेरेंट को लगे कि बच्चे को दवाई दे रहे हैं फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, उसका मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि वो फैक्टर कौन सा है, या तो डायग्नोसिस में होगा, या तो हमारे असेसमेंट में होगा, या तो कोई ऐसा फैक्टर जो घर में होगा या स्कूल में होगा, जो बाहर होगा, जो उसको ठीक होने नहीं दे रहा है। तो जो घर में परेशानियां होती है, आज अगर देखा जाए आज के समाज में ज्यादातर जो है घर में हर एक घर में कोई ना कोई परेशानी होती है जिससे जो है बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो कितने केस आपके पास ऐसे आते हैं जिन्हें घर में ही परेशानी होती है जिसकी वजह से बच्चा भी इन्वॉल्व होता है और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जो हम आजकल देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि बच्चे का जो रोल घर में है वो एज सच कुछ नहीं है, लाइक उसका रोल खाली खाना पीना और अपनी पढ़ाई के मुतालिक है। बट जब हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं उसमें माँ बाप होते हैं, वो जब वो आपस में लड़ाई करते हैं या वो गुस्सा करते हैं या वो हाई टोन में बात करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि यही एक जो बिहेवियर है, यही एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो जब वो सोसाइटी में जाता है वो वही बिहेवियर अडेप्ट करता है, और जब वो सोसाइटी में वो बिहेवियर अप्लाई करता है, वो चिल्लाता है, वो शोर करता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो सोसाइटी जब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो परेशान हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाती है कि मैं ही कुछ अलग हूं, कुछ मैं ही अजीब हूं।
तो उसकी वजह से ये जो सारे सिम्टम्स जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, पैनिक हो, वो सब आते हैं। तो ये हम देखते हैं कि अमूमन घर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, उन सब चीजों की वजह से बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, और इवन उसके जो कॉन्फिडेंस है या अपनी जो इमेज है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से आगे चल के ना बहुत प्रॉब्लम्स उनमें देखी जाती है। कितने सालों से ये ज्यादातर केस आपके सामने जो आते हैं बच्चों के या यंग यूथ की बात करेंगे, कितने सालों से ये बढ़ता जा रहा है? आजकल तो स्ट्रेस अगर हम देखेंगे बचपन से ही है, जब से क्रंच में हम बच्चों को डालते हैं तब से ही है, बट लिटरली अगर देखें जो सिम्टम्स हैं जो बच्चों में आते हैं, यूजुअली हम देखते हैं 7 8 ईयर्स से अबो हम देख रहे हैं आज का सिम्टम्स। यूजुअली 13 ईयर्स अबो हमें डायग्नोस गाइडलाइंस के हिसाब से है, बट यूजुअली हम क्या देख रहे हैं कि 7 8 ईयर्स के अबो भी जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं इन चीजों को शिकायत में। माँ बाप का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमारा बच्चा क्या है, कैसे है, उसकी जरूरियात क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक एक्सेल कर सकता है, वो क्या कर सकता है, जो हम उस पर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो उन पे उतर सकता है कि नहीं। दूसरा, जो बच्चे की जो आजकल देखेंगे माँ बाप जो कहते हैं कि बच्चा अगर हमारा कोई काम कर रहा है, जैसे मोबाइल फोन है या पैसे हैं, हम माँ बाप उस पर नजर नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि वी कैन गिव इट टू चिल्ड्रन बिकॉज इट्स राइट, और एज पर द जो आजकल हमारा माहौल है, इनको इनकी ये जरूरियात बन गई है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। वो तो सही है, जरूरियात है, बट हमें ये देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं वो ऐसी चीज तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और माँ बाप का ओवर कॉन्फिडेंट होना कि हमारा बच्चा कोई गलती नहीं कर सकता है, वो एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आखिर ये बच्चा ही है, इसीलिए इसको आप बच्चा कहते हैं। अगर ये इतना केपेबल होता तो हम इसको एक इंसान, बड़ा इंसान कहते हैं। तो ये एक माँ बाप को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वो बच्चे पे नजर रखे, अगर उसको पैसे दे रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहा है, अगर वो पैसे मांग रहा है किस चीज के लिए मांग रहा है, अगर बच्चा कहीं हमारे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग थलग रह रहा है, तो उस पर क्यों रह रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन से सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं? अगर बच्चे में डिप्रेशन होगा तो माँ बाप को पहले सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं ना, तो क्या सिम्टम्स इसके होते हैं? बिल्कुल, डिप्रेशन के मखसूस बड़ों के जैसे सिम्टम नहीं होते हैं। बड़े जैसे कहते हैं दिल तंग है, परेशान है, मन में परेशानी है, दिमाग काम नहीं करता है या किसी चीज में अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों में यूजुअली क्या होता है, बच्चे अलूफ हो जाते हैं, वो अलग थलग रहना शुरू करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को नहीं बताते हैं, वो इरिटेबल होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाते हैं, उनके खाने पीने का पैटर्न चेंज होता है, अगर वो अच्छे से खाते हैं वो खाना कम कर देते हैं, उनकी नींद का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो ये सिम्टम्स अर्ली होते हैं बच्चों में, जो क्लासिकल बड़ों में होते हैं वैसा बच्चों में नहीं होता है। तो ये सिम्टम अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में देखते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस या जो डिप्रेशन का रूप आगे ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये डिप्रेशन की दवाई हम लेते हैं उसके बाद हमें नींद आती है, जब फिर नींद से हम उठते हैं फिर से वही असर होने लगता है, तो क्या इस बारे में आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, चूंकि काफी सारे लोग इससे भी परेशान हैं। बिल्कुल, ये जो है ये बहुत सारी एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हर किसी का नोशन है। अगर मेरे घर में भी मेरे माँ बाप हैं, उनको उनके मन में भी ये बात है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन की दवाई ले रहा है वो दिन भर सोएगा, मगर ये सही नहीं है। इसमें किस्म की दवाइयां होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो नींद के लिए होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो डिप्रेशन के लिए होती है। बट जब इंसान कभी कभी क्या होता है कि जब हम पहले दवाई देते हैं, इंसान का हमेशा पहला सिम्टम होता है कि हमें नींद नहीं आती है, डॉक्टर साहब ऐसे नींद वहां की ही तो नींद की प्रॉब्लम है। तो जब नींद की टैबलेट देते हैं तो इंसान को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो बट ये पेशेंट क्या काम करता है, ये जो मेन दवाई है जो डिप्रेशन के लिए हम देते हैं, कहता है कि एमसेट गने में फर्क ही, इससे मुझे इंप्रूवमेंट नहीं लग रही है, तो वो क्या काम करता है, वो नींद की दवाई कंटिन्यू करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस नींद की दवाई से उसकी आदत बन जाती है, वो हैबिट बनता है, तो वो छोड़ना मुश्किल होता है। जबकि जो मेन दवाई है जो कंटिन्यू करनी है वो नहीं करते। हाँ, और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो नींद की होती हैं जिनकी वजह से इंसान ओवर ड्राउजी रहता है, बनिस्बत जो एक्चुअल जो डिप्रेशन के लिए दवाइयां हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करती हैं, उनमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे नींद आए इंसान को। और जो यहाँ की अभी यूथ है, यंग यूथ है, लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें, ऐसा कहती है, ऐसी शिकायत करती है कि हमें नींद नहीं आती है, उनको क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जिनको नींद नहीं, क्योंकि अगर कुछ यूथ देखेंगे वो खुद दवाई लाते हैं और लेते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या खास मैसेज है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है यूथ के लिए कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो यूथ में ही हम करते हैं। अगर खेलेंगे तो यूथ से ही स्टार्ट करते हैं, अगर स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे तो यूथ से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो हमें रिस्ट्रेन करनी है, तो हमें उसमें रहना है, हमें अच्छे से रहना है, हमें अलग थलग नहीं बैठना है। हमें आजकल आप देखोगे कि हर किसी के पास बाइक है, स्कूटी है, हर कोई लड़की हो लड़का हो, ट्यूशन जाना है, कहीं भी जाना हो, तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो हमें ये देखना है कि दिन में कभी ना कभी हम एटलीस्ट 20 से 50 मिनट अपने सेहत पे दें, अपनी एक्टिविटी में रखें। दूसरा जो है कि जो आजकल हम सोशल मीडिया, टीवी, लैपटॉप्स का यूज करते हैं, अननेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड जो यूजेस होती हैं उनकी वजह से भी जो नींद है वो खराब हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम उसका लिमिट रखें,
अगर हम सोने जा रहे हैं, सोने के टाइम हमें लैपटॉप या मोबाइल वो यूज नहीं करना है, जो बेडरूम है या सोने का टाइम जो है वो मखसूस सोने के लिए रखना है। और दूसरा ये है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिनकी वजह से हमें नींद आए, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो या मेंटल ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज हो। कोई म्यूजिक में अच्छा हो वो म्यूजिक बजा सकता है, कोई पेंटिंग में अच्छा है वो पेंटिंग कर सकता है, किसी को बुक रीडिंग अच्छी लगती है वो बुक पढ़ सकता है। जिनको ज्यादातर नींद नहीं आती है तो उनको क्या मेन रीजन होता है? मेन रीजन यही होता है कि लाइक एक तो अंडरलाइन कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, क्योंकि नींद ज्यादा तो कहेगा कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, नींद नहीं आ रही है, दैट्स इडियोपैथिक इंसोम्निया, कि विदाउट एनी रीजन देयर इज स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप का इशू है। दूसरा होता है कि मेरे को स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है, उसकी वजह से मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, उन थॉट्स की वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो उस चीज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं, या तो अपने आप को डिविएट कर सकते हैं या तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसकी वजह से ना ये स्लीप हाइजीन मेंटेन हो। और बाकी जो बैड हाइजीन है जो स्लीप के लिए है, जैसे आप वो मैंने आपको कहा कि एक तो लेट खाना खाना, लेट बहुत अमूमन हमारे घर हम क्या 10 साढ़े 10 11 बजे खाते हैं। दूसरा हो गया कि ये जो सोशल मीडिया या टीवी या जो गैजेट्स हैं हम एक्सेसिव यूज करते हैं और इनअप्रोप्रिएटली यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो शिफ्ट हो जाता है, तो हमें फिर नॉर्मली नींद नहीं आती है। तो आखिर में आपसे एक खास सवाल रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ मदर्स को भी जो होता है ये साइकिल प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद वो जो जब कंसीव करती है तो क्या उस बेबी पे उसको असर पड़ सकता है? एब्सोल्युटली, जो मदर की मेंटल हेल्थ है वो बेबी के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि ये एक इंसान होता है जब तक बच्चा अलग नहीं होता है। इवन जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी मदर की जो मेंटल हेल्थ है उसका असर बच्चे की परवरिश में आता है। अगर मदर एंग्शियस है तो वो ट्रेट्स बच्चे में भी आ सकते हैं। अगर मदर हर किसी चीज से डरे, वो उसको डर डर लगता रहे हर किसी चीज से, बच्चा भी वही चीज देखेगा। तो इवन इवन जो इंट्रापार्टम होता है, लाइक इन प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर मैटरनल मेंटल हेल्थ स्ट्रेसफुल है तो ये देखा गया है, स्टडीज हैं या एविडेंसेस हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो स्ट्रेस में हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, तो वो मैटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं एंड दे क्रिएट स्ट्रेस इन द फीटस एज वेल, वो बच्चे में भी वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि कंटिन्यू, अगर वो जो भी लेडी यहाँ पे या लड़की की बात करेंगे, कंसीव कर रही होगी या प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद उसको पहले ये प्रॉब्लम होगी, तो उसको चाहिए कि एक गायनोकोलॉजिस्ट के साथ साथ साइकेट्रिस्ट का या बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि ये रिवील करना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ये कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट को जब एक पेशेंट बोलेगा कि मैं साइकेट्री मेडिकेशंस भी ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेगी साइकेट्री हेल्प लेने के लिए फिर से। बहुत सारे क्या होता है, जो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं मेडिसिन ले रही होती हैं, तो 3rd मंथ 4th मंथ 5th मंथ पे हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये इशू है, हमें कम से हम बहुत सारे केसेस, या वो फिर हम भी परेशान हो जाते हैं कि अगर मेडिसिन कंटिन्यू करनी है कि कैसे करनी है। तो ये बेटर है कि जब अर्ली उनको प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के, वो कह रहे हैं कि हम नहीं अब हम कंसीव करना चाहते हैं, तो पहले अपने साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेके हम कौन सी दवाइयां ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, हमें डोजेज क्या रखनी है, टाइमिंग क्या रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें। अमूमन बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप कोई साइकियाट्रिक मेडिकेशन ले रहे हो तो आप एब्रप्टली स्टॉप करो, तो वो उससे भी क्या होता है कि उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है मेंटल हेल्थ पे, जिसकी वजह से ना कि आगे जाके जो प्रेगनेंसी का टर्म होता है वो अच्छे से नहीं होता है। बच्चे में एक तो प्रॉब्लम, जब मैटरनल मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो बच्चे में भी ऑटोमेटिकली। तो नाजरीन, आपने देख लिया होगा, ये थे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अबरार गुरु साहब, जिनसे हमने कुछ खास सवालों के जवाब जाने, आपने देख लिया होगा और सुन भी लिया होगा, चूंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी अहम था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे कश्मीर कन्वीनर लाइव पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।